गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है केंद्रक। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं 11th क्लास के, क्लास 11 जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं बायो के, उनके लिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आए हैं और उसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनिल्स है, एक कोशिका जो होती है उसके अंदर उसकी समझ जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का जो रेगुलेशन होता है, जो उनका कंट्रोल होता है, वो जिस ऑर्गेनिल्स यानी कि जिस कोशिकाओं के माध्यम से होता है वो होता है केंद्रक। तो आज इसी केंद्रक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है और ये सब। ठीक है, सो लेट्स बिगिन क्लास। टॉपिक डाल लीजिए केंद्रक। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण व बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, क्या कहा गया है? सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी जैविक जो प्रोसेस होती हैं, जो फंडामेंटल जो प्रोसेस हैं, एक तरीके से आधारभूत जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो सभी की सभी क्रियाएं जो होती हैं केंद्रक के द्वारा रेगुलेट होती हैं या फिर उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। सो इसे हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा भी कोशिकांग होता है। ये भी ध्यान रखना कि सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिल्स है, जितने भी कोशिकांग अभी तक हम पढ़ चुके हैं उनमें से सबसे बड़ा जो कोशिकांग है डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है? वो हमारा केंद्रक या कोशिका का जो केंद्र है वो होता है। ठीक है, जब एक माइक्रोस्कोप के द्वारा जब कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में जो पता लगाया जाता है कि एक जो कोशिका होती है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है उसे हम माइक्रोस्कोपिक जब उसकी स्टडी करते हैं, जब उसका अध्ययन किया जाता है, तो बिंदु समान जो संरचना कोशिका के मध्य में दिखाई देती है वो केंद्रक होती है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा भी जो अपने जो नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनके द्वारा भी दिखने वाला जो कोशिकांग होता है वो केंद्रक ही होता है। सो ये सबसे बड़ा भी है। ठीक है, दूसरी चीज नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम? केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, यानी कि जो रेगुलेशन अभी मैंने बताया था आपको कि रेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है या फिर कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, वो कोशिका का किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा होता है। खोज की यदि हम बात करें, पहले भी नोट करवा चुके हैं हम आपको, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। ठीक है, साइटोप्लाज्म को भी इन्होंने बताया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में की गई। ठीक है, तो सबसे पहले जो खोजा गया था वो किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, और पहले भी हम इस चीज के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसके पश्चात ये तो इसकी सामान्य जानकारी की बात हो गई कि भाई केंद्रक जो होता है सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, सबसे बड़ा भी है। ठीक है, ठीक है, नियंत्रण केंद्रक भी होता है। तो अब इसकी हम अगर संरचना की बात करें, अल्ट्रास्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, कि केंद्रक जो होता है, कभी कभी केंद्रक जो होते हैं एक कोशिका में सामान्यतः, ये मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये सामान्यतः एक जो कोशिका होती है, और ये आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर भी बताएंगे जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो, जितने बच्चे वीडियो देखते हैं क्या उतने बच्चे वास्तव में कमेंट करके मुझे बताते हैं या नहीं। आपके लिए क्वेश्चन है, मैं ही कह रहा हूँ कि एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। ठीक है, राइट, ये बिल्कुल सही नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, या कुछ जीव भी मान लें, एक कोश के जीव भी हो सकते हैं वो। ठीक है,
तो वो कोई जीव का नाम भी हो सकता है या कि पार्टिकुलर किसी सेल्स का नाम भी हो सकता है। तो आपको मेरे को सिर्फ इतना बताना है कि वे कौन सी कोशिकाएं या जीव होते हैं जिनमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, जरूर बताना, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। क्वेश्चन मैं फिर दोहरा देता हूँ, उन कोशिकाओं का या उन्हीं के उसके जीवों का नाम बताइए जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। देखते हैं कितना आप जो है वो सर्च कर पाते हैं और कितना आप क्यूरियोसिटी है, आप में जिज्ञासा है किसी भी चीज को जानने की। सो उसका पता मेरे को आपके कमेंट के द्वारा पता लग जाएगा। ठीक है, तो केंद्रक के बारे में एक क्वेश्चन आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। इसके पश्चात हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताते हैं इसकी। ये केंद्रक जो होता है उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो आप लिख सकते हैं, टॉपिक डाल लीजिए केंद्रक की संरचना। केंद्रक की संरचना, स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। केंद्रक भी एक डबल लेयर्ड होता है, जिस तरह से अपने माइटोकॉन्ड्रिया और हरितल होते हैं उसी प्रकार से। तो केंद्रक दोहरी कला द्वारा आवृत होता है और ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई परत होती है। ठीक है, केंद्रक दोहरी कला, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, केंद्रक लिपोप्रोटीन से बनी। ठीक है, वरना थोड़ा सा बड़ा हो जाता। केंद्रक लिपोप्रोटीन से बनी दोहरी कला द्वारा आवृत होता है, द्वारा आवृत होता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी कला होती है जो किसकी बनी होती है, जो लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, बाहरी कला केंद्रक की बाहरी कला किससे जुड़ी होती है, पहले पढ़ा चुके हैं। केंद्रक की बाहरी कला ER यानी कि अंतःध्रुवी जालिका से जुड़ी होती है। किससे, अंतःध्रुवी जालिका, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER कहते हैं। केंद्रक की जो बाहरी कला होती है वो अंतःध्रुवी जालिका ER से जुड़ी होती है। ठीक है, जुड़ी होती है। दोनों जो कलाएं होती हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। ठीक है, दोनों कलाओं के मध्य रिक्त स्थान परिकेंद्रकीय अवकाश कहलाता है। कुछ ज्यादा नहीं है ऐसा। ठीक है, जिसे आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगा के समझने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी ये बार बार हम कह चुके हैं कि जितने भी दोहरी कोशिकांग युक्त हैं, यानी कि जिनके चारों ओर दोहरी कला होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या अपना लवक में हमने हरित लवक को पढ़ा था। ठीक है, फिर केंद्रक को पढ़ रहे हैं, ये सभी कैसे होते हैं, डबल लेयर्ड जो होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गन्स है, ठीक है, जो कि डबल लेयर्ड है, उस डबल लेयर्ड ऑर्गन्स के दोनों जो लेयर्स होती हैं उन लेयर्स के बीच में क्या पाया जाता है, जिसे मैं गहरा कर रहा हूं, इस प्रकार से एक रिक्त स्थान पाया जाता है दोनों के मध्य। ठीक है, और दोनों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है इसको किसी न किसी नाम से जाना जाता है। जैसा कि यहाँ पर केंद्रक है तो केंद्रक के इस स्थान को हम क्या बोलेंगे, परिकेंद्रकीय अवकाश कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया से तो संबंधित था तो माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश हो गया था। प्लास्टिड से संबंधित था तो पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या पेरीप्लास्टिडियल अवकाश हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से परिकेंद्रकीय अवकाश है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश है, पेरी प्लास्टिडियल जो अवकाश होते हैं, ये सभी वो होते हैं जहां पर डबल लेयर्ड होती है, उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, इस स्थान को हम जानते हैं परिकेंद्रकीय अवकाश के नाम से जानते हैं, जिसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ये भी नोट कर सकते हैं आप, जिसकी मोटाई 75
75 ऑर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि 75 ऑर्मस्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये अवकाश की मोटाई दे रखी है, न कि लेयर्स की, जो बीच में जो अवकाश है उसकी दे रखी है। ठीक है, प्रत्येक जो, हाँ इतना आप लिख सकते हैं, उतना ही स्थान होता है। ठीक है, जितना, तो या ये भी लिख सकते हैं तथा, इससे आपको समझ में आ जाएगा, तथा प्रत्येक कला की चौड़ाई, तथा प्रत्येक जो झिल्ली है, दो डबल लेड है, तो प्रत्येक जो कला की जो मोटाई होती है, प्रत्येक कला की मोटाई भी ऐसे लिख लेना 75 ऑर्मस्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, कितनी होती है? 75 ऑर्मस्ट्रॉन्ग होती है। प्रत्येक कला की मोटाई भी 75 ऑर्मस्ट्रॉन्ग के लगभग होती है। ठीक है, इतना ही चौड़ा दोनों के बीच में अवकाश पाया जाता है, इतने चौड़े इसके होते हैं। ये ध्यान रखना, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट जो हम लिखवा रहे हैं आप इसको, ठीक है, अच्छी तरह से नोट करना है। इस पर इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो अगला जो हम पैरा आपसे लिखवा रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। इस पे आप क्या लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट और लिख सकते हैं साथ ही साथ। ठीक है, क्या है कि जो अपनी ये जो कला होती है, इस कला में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? केंद्रक के चारों ओर जो होती है, जो केंद्रक कला होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो लिखिए, केंद्रक कला में स्थान स्थान पर केंद्रक कला में जगह जगह पर या स्थान स्थान पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। यानी कि जो कला होती है अपनी, जो चारों ओर से जो घेरे हुई है केंद्रक द्रव्य को, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। और यही सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं डियर स्टूडेंट, ये किस नाम से जाने जाते हैं? केंद्रक छिद्र के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगर व्यास की बात करें तो प्रत्येक छिद्र का व्यास 400 से 500 ऑर्मस्ट्रॉन्ग होता है। चौड़ाई अगर बात करें, प्रत्येक छिद्र का व्यास 400 से 500 ऑर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, छिद्र का जो व्यास होता है वो 400 से 500 ऑर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास होता है। लिखिए इसे फटाफट, मिटाएंगे फिर इसके बाद। बेटा थोड़ा पॉज करके और जब अपने नोट्स बनाया करो आराम से, कोई जल्दी नहीं है किसी तरह की, लेकिन केवल देखने मात्र से जो होता है उसे वो आपकी समझ नहीं पाएंगे। जब तक आप पेन लेके या कॉपी लेके नहीं बैठेंगे, जब तक आप ये नोट्स नहीं उतारेंगे, तब तक आपको, ठीक है, समझ में तो आता रहेगा उस समय तो, लेकिन बाद में जो है वो आपके दिमाग से वो स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके पश्चात, हम बात कर रहे थे कि जो केंद्रक, जो अपने केंद्रक छिद्र होते हैं, इनका कार्य क्या है। ये इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए लिखवाया है कि पिछले वर्ष जो है परीक्षा जो थी आपकी 11वीं क्लास की, ठीक है, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रक छिद्र क्या होते हैं तथा इनका कार्य लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, केंद्रक जो छिद्र होते हैं उनके अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य क्या करते हैं? केंद्रक के अंदर जो निर्मित mRNA होता है, यहां ऐसे लिख सकते हैं, केंद्रक के अंदर निर्मित mRNA। RNA 3 प्रकार के होते हैं। ये कभी फिर फुर्सत मिलेगी जब जरूर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, अलग से, कि RNA जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। M से मतलब मैसेंजर RNA होता है, R से मतलब राइबोसोमल RNA होता है, और T का मतलब ट्रांसफर RNA होता है। ठीक है,
तो केंद्रक के अंदर निर्मित mRNA, केंद्रक के अंदर बनता है mRNA का निर्माण, और क्या होता है वो इन्हीं छिद्रों से होकर कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। इन्हीं छिद्रों से होकर केंद्रक के अंदर निर्मित mRNA इन्हीं छिद्रों से होकर कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। अब ये कार्य जो होता है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। और शायद ये आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि गुरुजी क्या कह रहे हैं कि केंद्रक छिद्र काम क्या कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये हमारी कोशिका है और ये हमारा क्या है, केंद्रक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य जो होता है, इस कोशिका द्रव्य में एक प्रोसेस चलती है डियर स्टूडेंट, और इस प्रोसेस का नाम होता है प्रोटीन संश्लेषण। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण, ये समझ लीजिए कि राइबोसोम के द्वारा होता है। अब राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में। समझिए, इसको लाइटली समझने की कोशिश करना। क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, उसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और राइबोसोम का जो कार्य है डियर स्टूडेंट वो क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना, ठीक है। लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण ऐसे ही नहीं हो जाता कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता रहता है, नहीं, इसके लिए बड़ा खेल होता है। हमारा जो जीनोम होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह के प्रोटीनों का संश्लेषण करना है, और ये जो सूचनाएं होती हैं ये कहां से आती हैं, केंद्रक से, ठीक है। कैसे आती हैं, केंद्रक जो झिल्ली होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र। अगर केंद्रक की कंप्लीट संरचना की हम बात करें तो केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जाल भी होता है, और साथ में एक स्ट्रक्चर और होती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है। क्या कहते हैं, केंद्रिक या केंद्रिका, समझ गए। केंद्रक के अंदर एक स्ट्रक्चर और होती है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रिक कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इस केंद्रिक में किसका निर्माण होता है आपको पता है, इस केंद्रिक के अंदर होता है एक प्रकार से राइबोसोम की जो उप इकाइयां होती हैं उनका। अब उप इकाइयां मेरे से मत पूछना क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 80S प्रकार के राइबोसोम हैं तो उसकी दो उप इकाइयां होंगी। कौन कौन सी, एक तो 60S और एक 40S, ठीक है। तो ये जो उप इकाइयां लार्ज और जो स्मॉल यानी कि छोटी और जो बड़ी जो उप इकाइयां होती है, इनका निर्माण किसके अंदर होता है, केंद्रिक के अंदर होता है, ठीक है। अब यहां से ये जो उप इकाइयां हैं ये भी इन्हीं छिद्रों के माध्यम से कहां आती हैं, कोशिका द्रव्य में आती है। समझ गए मेरी बात। दूसरी चीज, केंद्रिक और उसके निर्माण में क्या होता है कि एक चीज और अंदर बनती है और उसका नाम होता है, इसी केंद्रक द्रव्य के भीतर एक चीज और बनती है जिसका नाम होता है mRNA, यानी कि मैसेंजर आरएनए। डियर स्टूडेंट, ये जो मैसेंजर आरएनए mRNA का जो निर्माण होता है ये प्रोटीनों के बनते, यानी कि जो इसके अंदर जो क्या भरा हुआ है, जो डीएनए पदार्थ भरा हुआ है उसकी जो प्रतिकृति तैयार होती है उस समय होता है। ये बहुत बड़ा खेल होता है, इस चीज को आप लाइटली समझने की कोशिश करना क्योंकि कक्षा 12 में इसे डिटेल में बताया गया है। क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन जाल आपको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट, ये क्रोमेटिन जाल बाद में क्या हो जाता है, गुणसूत्र बना लेता है। गुणसूत्र जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं, डीएनए के रूप में होते हैं। और जब डीएनए अपनी फोटोकॉपी बनाता है, तैयार करता है, तो उस समय डीएनए से डीएनए का निर्माण जो होता है डियर स्टूडेंट वो अनुलेखन कहलाता है, और डीएनए से एमआरएनए का जो निर्माण होता है वो अनुवादन कहलाता है। तो अंदर किसका निर्माण हो जाता है, एमआरएनए का, ठीक है। ये सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत है, ठीक है। क्या होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए टू डीएनए, यानी कि डीएनए अपनी क्या बना लेता है, प्रतिकृति बना लेता है। फिर डीएनए जो होता है उससे आरएनए का निर्माण होता है जिसे हम एमआरएनए कहते हैं। एमआरएनए का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। समझ गए। इसके पश्चात एमआरएनए से किसका क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, जिसे हम ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन कहते हैं। ये खेल यही समाप्त नहीं हो जाता है। अब आगे क्या होता है, आगे क्या होता है कि एमआरएनए बन गया इस प्रोसेस के द्वारा जिसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं।
जैसे ही mRNA डियर स्टूडेंट बन जाता है वैसे ही mRNA भी तो बाहर आएगा, लेकिन अब mRNA में भरी हुई है सूचनाएं। क्या भरी हुई है? सूचनाएं भरी हुई है। और ये mRNA क्या करता है, मैं पहले भी राइबोसोम जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको एक चित्र बना के बताया था। क्या बताया था? मैं यहां पर इस चित्र को बना देता हूं, इसको लिख लेना आप बाद में, ठीक है? कि राइबोसोम जो होता है उसकी 2 उप इकाइयां होती है इस प्रकार से, ठीक है? और यहां पर जुड़ा हुआ होता है एक और स्ट्रक्चर नजर आती है आपको डियर स्टूडेंट, यही स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? mRNA कहलाती है। क्या कहलाती है? mRNA कहलाती है। हुआ क्या? केंद्रक द्रव में mRNA का निर्माण हुआ। mRNA जो है वो केंद्रक छिद्रों के माध्यम से कोशिका द्रव में आ गया। कोशिका द्रव में वो किससे जुड़ गया? आगे राइबोसोम से जुड़ गया। अब ये जो mRNA होता है डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? कोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोड पाए जाते हैं। और इन्हीं कोडों को एक और RNA होता है जिसका नाम होता है कौन सा? tRNA। क्या होता है? tRNA। यहां पर लगातार जैसे जैसे पढ़ा जाता है उसको, यानी कि इन कोडों को राइबोसोम के द्वारा क्या किया जाता है? कोडित किया जाता है। और tRNA जो होता है इसे लगातार क्या है? ट्रांसफर करता रहता है। और इनसे कोड, प्रत्येक जो जितने भी कोड होते हैं उन कोडों से एक अमीनो एसिड का संश्लेषण हो जाता है। जैसे ही एक अमीनो एसिड बनता है वैसे ही दूसरा अमीनो एसिड से जाकर जुड़ जाता है, दूसरा तीसरे से, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस प्रकार से देखते हैं कि अमीनो एसिड की एक श्रृंखला बन जाती है। और कभी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अमीनो एसिड जो है वो एक इकाई के रूप में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रोटीन संश्लेषण कहलाती है, ठीक है? अगर आपको समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसे समझना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी जो सामान्य जानकारी है उसके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो कार्य जो हमने लिखा है इसका अर्थ क्या है। हालांकि आपको कक्षा 11 में सिर्फ इस कार्य को ही याद रखना है। इस पूरी जो मैंने आपको एक प्रोसेस बताई है, इस प्रोसेस को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होगा कि सर कार्य का मतलब तो बताइए कि कार्य कर क्या रहा है, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। हमें तो ये कार्य समझ में आ रहे हैं कि पानी पकड़ा दो, ठीक है, खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, खेत में काम कर, ये हम तो ये काम मानते हैं। लेकिन आपने तो काम ही बड़ा अजीब सा लिख दिया कि केंद्रक के अंदर निर्मित mRNA इन्हीं छिद्रों के माध्यम से कोशिका द्रव में पहुंचता है। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी बात होगी कि mRNA क्या है, फिर ये पहुंचता है तो चलो कोई बात नहीं, पहुंच जाने दो, लेकिन काम क्या करेगा? तो काम समझ में आया, काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करने का, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नहीं रहे तो आप मुझसे बाद में कभी भी पूछ सकते हैं, फिर कभी एक वीडियो इसके ऊपर भी बना देंगे, ठीक है? स्पेशल इसी वर्क के ऊपर, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पर आप कंप्लीट लिख लीजिए कि केंद्र के अंदर निर्मित mRNA इन्हीं छिद्रों के माध्यम से कोशिका द्रव्य में पहुंचता है, ठीक है? तथा केंद्रिका में निर्मित राइबोसोम की उप इकाइयां भी कोशिका द्रव्य में इन्हीं छिद्रों से आती हैं, ये भी लिख सकते हैं। तथा केंद्रिका द्वारा, केंद्रिका तो समझ में क्या होती है? केंद्रक और केंद्रिका में डिफरेंट होता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं? तथा केंद्रिका द्वारा निर्मित, केंद्रिका द्वारा निर्मित राइबोसोम की उप इकाइयां, सब यूनिट जो होती हैं, वे भी इन्हीं छिद्रों के माध्यम से, वे भी इन्हीं छिद्रों के माध्यम से कहां आती हैं? कोशिका द्रव में आती हैं, ठीक है? कोशिका द्रव में आती है, राइट? बहुत अच्छी बात। अब फटाफट डायग्राम बना लेना। डायग्राम में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, ठीक है? और डायग्राम में जो चीज आपको बनानी है डियर स्टूडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको? क्या करना है? एक गोलाकार स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है? मैं यहां पर नीचे बना देता हूं और इसको आप बना लें। नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल गोल कर लेना,
ठीक है, हो सकता है गोल आपको नजर नहीं आ रही हो, लेकिन करनी तो आपको गोल ही पड़ेगी। ठीक है, और इसे क्या करेंगे, डबल लेयर कर लेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है। केंद्रक का सबसे सरल चित्र होता है, बस आप इसे क्या करेंगे, डबल लेयर करनी। और जैसे ही आप डबल लेयर करेंगे, आप कहेंगे सर आपने तो चौक हाथ में है, आपने तो मिटा दिया और बना लिया। इस तरह से आप इसमें क्या बना देंगे, छोटे छोटे छिद्र बना देंगे। तो पहले ही बना लेना आपको, ठीक है, यू राउंड कर देंगे इनको। छिद्र दिखाने हैं आपको, कहने का मतलब है दोनों के मध्य में क्या दिखाने हैं, छिद्र दिखाने। यही क्या होते हैं, केंद्रक छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, केंद्रक छिद्र होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में तो आ ही रहा होगा जब समझा रहे हैं। तो ये क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, यही क्या होते हैं, केंद्रक छिद्र होते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। इस तरह का आपको डायग्राम बनाना है, कुछ भी नहीं करना बस। और इसके पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पे आप केंद्रिक दिखा सकते हैं। ये जो मैं गोल गोल आपको बना रहा हूं, ठीक है, ये क्या होती है डियर स्टूडेंट, ये केंद्रिका होती है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से उलझी अवस्था में क्रोमेटिन जाल होता है, जो कि गुणसूत्र होते हैं ये। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में कैसे होते हैं, बिल्कुल उलझे हुए पड़े रहते हैं इस तरह। कुछ को आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो है मैंने क्या कर दिया, गहरा कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इनको आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से गहरा कर सकते हैं। गहरा क्यों कर दिया, क्योंकि वो भी बताएंगे क्यों किया है। ठीक है, ये आपका केंद्रक का चित्र तैयार हो। नामांकन आप कर ही सकते हैं। ये क्या होती है, बाह्य कला, जो कि डियर स्टूडेंट किससे जुड़ी हुई होती है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। ये क्या है, केंद्रक छिद्र है। क्या है, केंद्रक छिद्र होते हैं। ये जो मैंने बनाई है, ये झिल्ली नहीं होती है इसके अंदर, ये ध्यान रखना, चारों तरफ जो होती है ये होती है केंद्रिका। क्या होती है, केंद्रिका होती है। और ये जो मैंने आपको बनाया है उलझी हुई अवस्था में जो आपको नजर आ रहा है, ये होता है क्रोमेटिन जाल। क्या होता है, क्रोमेटिन जाल। ठीक है, और जो थोड़ा सा हमने गहरा कर दिया, ये भी क्रोमेटिन ही होते हैं, लेकिन ये जब गहरे अभिरंजित हो जाते हैं तो इनको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन इनका नाम हमने दे दिया। तो ये आपका डायग्राम तैयार हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं होता। ठीक है, तो आप फटाफट जो है वो इस चित्र को बना लेना अपने घर पे, और बाकी जो इसके अंदर थोड़ा बहुत जो शेष रह गया वो हम आपको कल बता देंगे, और शायद कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रहा है इस चैप्टर का, वो है तारका यानी कि सेंट्रोसोम। ठीक है, सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।